नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो JCRT या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर JCRT टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर JCRT टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका PDF, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और JCRT टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स PDF देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1 2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका JCRT टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार की संज्ञा है आपको बता देते हैं। ये प्रश्न जो है ना 1001 बार से कम अभी तक सब एग्जाम को लगाइएगा ना तो उससे कम नहीं आया होगा, समझ गए। जहाँ जाइए तहाँ छाप देता है। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए कई बार पूछा गया है। आप यहाँ देख रहे हैं ना यूपी टेट में आ गया है 2018 में, जेटेट में आ गया है 2013 में और MP टेट में आ गया है 2016 में। ठीक है, तो जवानी क्या बता रहा है, जवानी अवस्था बता रहा है। अवस्था की चीज़ें क्या करते हैं हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। तो वैसी संज्ञा जिसको हम अनुभव कर सकते हैं बयान नहीं कर सकते हैं या वैसी संज्ञा जिससे हमको स्थिति या अवस्था के बारे में पता चल रहा है तो वो आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। इसलिए जवानी जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है ये भी देखिएगा ना। बुढ़ापा तो ये भी 1001 से कम बार पूछा नहीं है। तो दोनों संज्ञा जो है ना बार बार पूछता है, इसीलिए जो आया हुआ चीज़ है ना उसको भी करेंगे। और देखिए कल जो है ना नेक्स्ट डे जो है आपका यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे टॉप 60 संज्ञा का प्रश्न। ठीक है, उसमें संज्ञा का 60 को उदाहरण रहेगा और आपको देखिए बताना है कि यह कौन सी संज्ञा है, उसको सेलेक्ट करते चलना। अगर उसको आप सेलेक्ट कर लिए ना तो आप समझिए कि संज्ञा से कोई भी प्रश्न आएगा ना तो 1 नंबर आप पूरे पकड़ने जा रहे हैं। और देखिए इसी तरह से आप 1 1 2 2 4 4 नंबर को जब पकड़िएगा ना तो आपका कोई भी एग्जाम जो है बाल बाका नहीं कर पाएगा। और कहाँ से पकड़िएगा तो देखिए JCRT टेक्स्ट बुक से पकड़िएगा। और हम तो आपको देखिए यही सलाह देंगे ना कि आप यहाँ से पूरा नोट्स और PDF तो एक बार अवश्य लेके पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अच्छा नंबर उठाना है ना तो देखिए बहुत ही चीप रेट में हम आपको यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं। आपसे भी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके हमारे यहाँ सिर्फ 200 लोगों की तैयारियाँ करवाई जाती है। तो आप देखिए यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, बहुत जल्द जुड़िएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसमें बात करने की सुविधा होती है ऑफलाइन के जैसा, आप बात करके भी समझ सकते हैं। ठीक ना, तो बुढ़ापा अवस्था को बता रहा है इसलिए कौन सी संज्ञा में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। देखिए CG टेट 2013 में आया है
MP टेट 2018 में आया है। ठीक है। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? मिठास को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, किसी को नहीं बता सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने रसगुल्ला खाया तो कम मीठा है, तो आप कहते हैं बहुत कम है, कम है, बस यही बोल सकते हैं, लेकिन कितना कम है वो मात्रा में हम नहीं बता सकते। तो जिस चीज़ को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपकी किस में चली जाएगी? तो वो सारी चीज़ें आपके भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। तो मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा आपका यहाँ पर होगा। ठीक है। देखिए, अब जेटेट 2013 का भी प्रश्न पत्र देखिएगा और 2016 का भी प्रश्न पत्र देखिएगा, तो आप उसमें देखिए एक आकलन कीजिएगा। आपको यह देखने में लगेगा कि प्रश्न तो जहाँ तहाँ से है, लेकिन नहीं, आप देखिएगा तो जैक का जो किताब था ना, हूबहू वहाँ से स्पेशल प्रश्न छपा हुआ था। तो आपको भी यह सलाह दिया जाता है कि आप भी जैक JCERT टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, और अगर नहीं आप पढ़ पाते हैं, कम समय है, तो यहाँ से सारा नोट्स और PDF एक बार अवश्य परचेज कर लीजिएगा, और नहीं तो क्लासेज में जुड़ करके तैयारी कीजिएगा। बहुत ही अच्छी सुविधा, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम फी में। तो आप जरूर यहाँ से अभी का भी वीडियो देखने के बाद फ़ोन नंबर दिया गया है, जुड़ जाइएगा। वैदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन जो था उस समय क्या होता था, आपको बताना है। ठीक है। जौ, गेहूँ, धान, दाल, धान या कोई नहीं। तो जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उस समय उन लोगों का मुख्य भोजन जो हुआ करता था वो आपका हुआ था जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन माना जाता है। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? ऋग्वैदिक काल के लोग जैसे अपने जीवन यापन के लिए जो साधन था वो क्या था? आजीविका का साधन क्या था? जीवनोपार्जन का साधन क्या था? कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, चारागाह करते थे या पर्यटक? किस चीज़ से, कौन सी चीज़ जो है उनकी आजीविका का स्रोत था? ठीक है। तो उनकी देखिए आजीविका का जो स्रोत था वो यहाँ पर पशुपालन था। पशुपालन से जो है वे आज अपना जीवन यापन क्या किया करते थे, इसलिए आजीविका का मुख्य स्रोत उनका पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? ऋग्वैदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? गाय, बैल, भेड़ या बकरी? ऋग्वैदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? तो ऋग्वैदिक काल में जो पशु थे उस सबसे अधिक महत्व की पशु जो थी वो गाय थी। गाय का लोग पालन पोषण क्या करते थे? आजीविका के लिए गाय को लोग रखा करते थे, और यही इसी से जो है उनका आजीविका चलता था। इसलिए ऋग्वैदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? तो वो आपका गाय का उल्लेख होता है। ऋग्वैदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर क्या था? ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल का देखिए जो छोटा स्तर होते हैं यहाँ पर बताया जाता है। तो कुल 20 ग्राम, याद रखिएगा, कुल 20 ग्राम क्या होता है? कुल 20 ग्राम, यानी सबसे पहले कुल था, फिर 20 था, फिर ग्राम था, और फिर जन था। तो सबसे छोटा स्तर जो था वो आपका कुल था। क्या था आपका? कुल था ना। सबसे छोटा स्तर कुल था, कुल 20 ग्राम, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल में जो देवता को लोग मानते थे महत्वपूर्ण, वो देवता कौन थे आपको बताना है। इंद्र, अग्नि, यम या सोम? ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे वो इंद्र देवता को माना जाता था। किसको माना जाता था? इंद्र देवता को मानते थे लोग, यानी सबसे महत्वपूर्ण देवता जो उस समय थे वो इंद्र थे। क्या थे? इंद्र थे सबसे महत्वपूर्ण देवता। इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? ठीक है। आपको देखना है इनाम गांव किस राज्य में है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? ठीक है। ये 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। इनाम गांव का नाम याद रखिएगा। इनाम गांव बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है। तो इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? तो उसका आंसर आता है महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। महापाषाण का अर्थ क्या है? ये भी प्रश्न 101 बार पूछा गया है। महापाषाण का अर्थ क्या है? बार बार पूछा जा रहा है। पत्थर है, छोटा पत्थर है, बड़ा पत्थर या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए महापाषाण, पाषाण का जो अर्थ है वो है यहाँ पर महान, बने महान, और उसको कहेंगे बड़ा, और पाषाण बने यहाँ पर पत्थर। ठीक है। तो महापाषाण का अर्थ है सबसे बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर को महापाषाण के नाम से जाना जाता है। देखिए इस पर सिलेबस में क्या क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की जगह पर जो है सामान्य अध्ययन कर दिया गया है। तो अब सामान्य अध्ययन कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए आपको 6 to 10 तक का सामाजिक विज्ञान भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, इतिहास, भूल, नागरिक, और यहाँ पर 6 to 10 तक का विज्ञान भी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और जो यहाँ पर जीव विज्ञान है, दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आप 6 to 10 तक का यहाँ से पढ़ लीजिएगा ना, तो जो 30 नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा वो हम बताते हैं 30 में 28, 29 तो पक्का इसी नोट से ही छपेगा। इसे तो बाहर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो दिया गया था तो सहायक आचार्य जो है बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से भिड़े हैं, जो भी आ रहे हैं। तो आप JCERT का ही नोट्स लेकर के यहाँ से पढ़ लीजिएगा, उतना ही में आपको हो जाएगा। और नोट्स देखिए इतना कम प्रश्न बना हुआ है ना
कि मत पूछिए, बहुत कम प्रश्न है और बहुत ज़्यादा भीड़ जाता है यहाँ पर जेसीईआरटी से। तो आपको कहीं भी जुड़े होना हो तो आप यहाँ भी जुड़ करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। शरीर की त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। तब ये बताए थे आपको हम कि गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण और प्रथम उपदेश देने को धर्मचक्र परिवर्तन और यहाँ पर शरीर त्याग घटना की क्रिया को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तीनों प्रश्न बार बार रिपीटेड आपके होते रहते हैं। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल, साड़, घोड़ा, पीपल या स्तूप। देखिए ये जन्म के प्रतीक का एक ट्रिक भी बना हुआ है और आपको हम बता दें, यदि आप ये बुद्ध से संबंधित उसके आयोजन स्थल, उसके शासक का नाम सब जानना चाहते हैं तो सब का यहाँ पर देखिए ट्रिक के माध्यम से आपको हम पूरा बौद्ध धर्म, जैन धर्म कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो आप सभी केवल जुड़ जाइएगा, आपको सारा चीज़ यहाँ से कंप्लीटेड मिलेगा। ट्रिक के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है पूरा जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स है और साथ ही साथ सारे राज्यों में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी कवर अप हम लोग करते चल रहे हैं। तो देखिए बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? ये आपको बिहार में भी पूछा गया प्रश्न है, बार बार आया हुआ प्रश्न है। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं साढ़ होगा। ठीक है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन है? कमल एवं साढ़। इसके लिए याद रखिएगा जन्मे कमलेश। क्या याद रखना है? जन्मे कमलेश ना, त्याग दिए घोड़ा, त्याग दिए घोड़ा, जन्मे कमलेश त्याग दिए घोड़ा, बुद्ध निर्वाण पद गए और पद चिन्ह मृत्यु स्तूप। यानी जन्म का प्रतीक कमलेश का मतलब कमल और स का मतलब साढ़, यानी जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं साढ़ है। तो यहाँ पर जन्म का प्रतीक देखिए दिया हुआ कमल एवं साढ़, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के त्याग का प्रतीक क्या है? अभी बोले थे हम जन्मे कमलेश त्यागे घोड़ा, त्यागे घोड़ा, यानी त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। तो कमल दिया हुआ, साढ़ दिया हुआ, घोड़ा दिया हुआ, पीपल दिया हुआ, तो त्याग का प्रतीक घोड़ा इसका आंसर हो जाएगा। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक कमल, साढ़, घोड़ा, पीपल। तो बुद्ध को जो ज्ञान हुआ था वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए ज्ञान का प्रतीक जो है वो आपका पीपल है। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह ना, पद चिन्ह पर जाकर के निर्वाण प्रतीक करते हैं, पद चिन्ह है। और बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो मृत्यु जब बनता है तो स्तूप उसका बनाया जाता है, इसलिए बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप होगा। तो इस तरह से जन्मे कमलेश, त्यागे घोड़ा बुद्ध, निर्वाण पद और मृत्यु स्तूपे, यानी मृत्यु का चिन्ह स्तूप है। इसको याद कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। और इसका सभी शासक का नाम, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगति शासक कौन थे, ये सब सभी का वीडियो बना हुआ है, जिसको ट्रिकी हम आपको बता दिए हैं। वहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है। तो आप उस सभी के लिए क्लासेस सिर्फ ज्वाइन करने की आवश्यकता है, आपको सारा नोट्स PDF यहाँ से मिल जाएगा। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाया? अशोक ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने। तो बौद्ध धर्म को जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो अशोक ने दिलाया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लगे और वहां से आपको जो है पहचान मिला। इटखोरी तीर्थ स्थल किस जिले में है? गिरिडीह, चतरा, धनबाद या जामताड़ा। ठीक है, तो इटखोरी तीर्थ स्थल जो है ये आपका चतरा में है। किस जिले में है? चतरा में। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। एकास्मिक मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये जो एकास्मिक मंदिर है वो भी आपको तमिलनाडु में ही स्थित है। गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव पत्ती किसकी देन है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, अश्वघोष या रामानुज। गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव पत्ती जो आर्यभट्ट की देन है। और ये भी प्रश्न आपको 1000 एक बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सभी प्रश्न आपको देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से यहाँ से भिड़ते हैं, तो आप सभी यहीं से तैयारी कीजिएगा। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, चरक या कोई नहीं। तो चरक संहिता जो है आपको किसके द्वारा लिखा गया है? चरक के द्वारा लिखा गया है, चरक संहिता। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, सुश्रुत या कोई नहीं। तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक जो है वो क्यों माने जाते हैं? तो सुश्रुत माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। चरक का संबंध है, चरक का संबंध है। देखिए 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या आयुर्वेद से। ठीक है, तो चरक क्या थे? यहाँ पर उनका संबंध जो चिकित्सक से है, और वो कैसा थे? तो आयुर्वेद चिकित्सक से इनका संबंध है। तो चरक किससे जुड़े हुए हैं? आयुर्वेद से। 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात करें, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि माध्य क्या होगा।
तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, अभी हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। माध्य बराबर होता है अंकों का, दिया हुआ जो अंक है अंकों का कुल योग, क्या होता है, अंकों का कुल योग, और बट्टे होता है अंकों की कुल संख्या। ठीक है, यही होता है ना, अंकों की कुल संख्या। तो देखिए अंक दिया हुआ है, संख्या कौन कौन दिया हुआ है, 3, 4, 5, 17 और x इतना दिया हुआ है, और माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 6 है। तो हम यहाँ पर बैठा देंगे तो किस तरह से होगा, माध्य बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, और अंकों का कुल योग तो कितना लिखेंगे, 3 + 4 + 5 + 17 और प्लस x, और बट्टे अंकों की कुल संख्या। तो अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो अंकों की कुल संख्या देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो बट्टा में 5 कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 6 बराबर, आप देखिएगा 3 और 4 7, 5 12 और 17 29, और 29 में x नहीं जुड़ेगा इसलिए 29 + x हो जाएगा, 29 + x, और बट्टा कितना हो जाएगा, 5। देखते हैं आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया मेरा, 6 बराबर आ गया था 29 + x और बट्टा 5। ठीक है, अब 6 के नीचे हम 6/1 कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तीसरा तिरछी गुना, तो 1 से 29 में गुना करेंगे तो 29 आएगा, और 1 से x में गुना करेंगे तो x आएगा, और 6 से 5 में गुना करेंगे तो 6 बजे 30 आ जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 29 को हम लोग बॉर्डर पार करेंगे, बॉर्डर के इधर है, बाएं तरफ दाएं तरफ जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, और किसके बाद आएगा, तो जो दाएं तरफ पहले से है उसके बाद लिखेंगे हम। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 और माइनस क्या कर देंगे, 29। अब 30 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो यही आपका x का मान निकल रहा है, यानी x बराबर 1 होगा। किस में ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि देखिए पहले जिस तरह से प्रश्न आता था वो नहीं आ रहा, अभी आपको जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अब देखना जरूरी हो गया। पहले आर.एस. अग्रवाल से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते थे, अब अभी भी उसी को यदि आप बना करके रखे हैं जो झारखंड में एग्जाम आ रहा है तो आप फंस रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ना नहीं आया है आपको, आपको सिर्फ यहाँ से देखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर माध्य निकाल लिए, और देखिए जो जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं तो उनको सारा पीडीएफ और मटेरियल बना हुआ मिल रहा है, और साथ ही साथ वो शाम को जुड़ करके यहाँ पर कॉल करके भी ऑफलाइन क्लास के जैसा भी यहाँ पर हमसे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी भी जुड़ जाइएगा, जिनको लगता है कि कमज़ोर है मेरा मैथ और हम नहीं कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पर हम मैथ में बहुत ही अच्छा मार्क्स उठा देंगे। बाकी जीके हो, जीएस हो, आपका पर्यावरण हो, सीडीपी हो, सभी का तैयारी यहाँ पर हो रहा है। अगला है, दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा, ये भी प्रश्न आपका जेएसएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा, आपको बताना है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या कोई नहीं। चलिए सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। दो क्रमिक सम संख्या, दो क्रमिक, क्रमिक मतलब क्रम से जो सम संख्या आती है, तो अगर हम 2 लेंगे उसके बाद क्रम से 4 आएगा, उसके बाद क्रम से 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, और इसी तरह से क्रम से आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादा अभी ले लिया, लेकिन यहाँ पूछे 2 को कोई क्रमिक संख्या लीजिए, क्रम से होना चाहिए। ठीक है, तो क्रम से हम लेंगे तो 2 के बाद कितना लेंगे, 4 लेंगे। इन दोनों का HCF कितना होगा, तो भाग विधि से आप देखिएगा तो 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, 0 हो गया। तो जहाँ पर भाग लगता है उसका जो यहाँ पर ये भाजक होता है, क्या होता है, ये भाजक होता है, वही HCF होता है। तो HCF क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 6 और 6 के बाद क्रम से क्या आएगा, 8 आएगा। इसका HCF हमको देखना है कितना होगा, किसी का भी हो सकता था। तो 8 में हम क्या करेंगे, 6 से लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 6, यहाँ कितना आया, 2। ठीक है, तो ये जो भाग विधि से हम देखते हैं तो ये जो यहाँ पर शेष हुआ ये क्या बन जाता है, आपका भाज्य बन जाता है, और जो पहले से यहाँ पर भाज्य था वो फिर भागफल बन जाता है। अब देखिए 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, कट गया ना, तो कट गया है, 0 पर आया, 0 आया तो उसके पहले यहाँ पर भाज्य कितना है, 2 है, तो इसका भी HCF कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप किसी भी तरह से HCF निकालिएगा 2 क्रमिक संख्या का, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो याद रखिएगा 2 क्रमिक सम संख्या का HCF, याद रखिएगा सम संख्या का HCF कितना होगा, 2 होगा, यही राइट आंसर होगा। आपको हमने बनाकर भी दिखा दिया। और बाकी देखिए यहाँ पर 2 4 का HCF निकालिएगा तो भी 2 आ रहा है। आप जिस विधि से HCF निकाल लीजिए, आपको मौसा जैसे भी निकालना होता है आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप भाग विधि से ही निकालें, आपको जो विधि अच्छा लगता है आप उससे मौसा निकालिएगा। देखिएगा कोई भी 2 क्रमिक संख्या का तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए बन गया है, अतः 2 क्रमिक सम संख्या का HCF 2 होता है। याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है,
अगला है दो क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो याद रखिए दो क्रमिक विषम संख्या कौन कौन आएगा, तो क्रमिक मतलब क्रम से विषम संख्या लेना है। 1 है तो अगली विषम संख्या 3 होगी, अगली विषम संख्या 5 होगी, अगली विषम संख्या 7, अगली विषम संख्या 9, इसी तरह से चलेगा। तो दो क्रमिक विषम संख्या, तो आप यहाँ पर देखिए दो क्रमिक विषम संख्या के लिए 1 और 3 है, उसका एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, तो 1 और 3 का एचसीएफ क्या होगा आपका, 1 ही होगा। 1 का अभाज्य गुणनखंड में 1 का कौन कौन होता है अभाज्य, तो 1 होता है। 3 का कौन किसके से कटेगा, 1 से, और 3 का दोनों में क्या मिला, 1 मिला, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। उसी तरह से आप अगर अगला क्रमिक संख्या देखिएगा तो 3 और 5 आपके लिए है, तो 3 और 5 का निकालेगा, तो 3 का यहाँ पर गुणनखंड कौन कौन होगा, 3 का देखिए 1 और 3 से कटेगा, 5 किससे कटेगा, तो 1 और 5 से कटेगा। दोनों में क्या मिल रहा है, जो दोनों में मिलता है वही एचसीएफ होता है, 1 मिल रहा है इसलिए 1 होगा। तो विषम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो दो क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ 1 होता है। तो आप डेली देखिए गणित के प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। गणित में अगर आपका स्कोर कम आता हो, गणित आपको कमजोर लगता हो, तो गणित को हम यहाँ आपको 101% बेस्ट बना देंगे। देखिए अभी सब जितना प्रश्न अभी आप देख रहे हैं ना कहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है और वहीं से हम बनाए हुए हैं। और देखिएगा पूछा गया है तो सब जगह आपको जो किताब होता है वो स्टेट वाइज होता है। तो हरियाणा में हरियाणा के अनुसार एससीईआरटी कर दिया जाता है, और झारखंड में है तो जेसीईआरटी कर दिया गया है। लेकिन उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक झारखंड का जो है लोगो, यहाँ पर झारखंड की जो है जानकारी बढ़ाई जाती है, और कुछ नहीं रहता है। तो झारखंड को छोड़ करके बाकी जो है ना, आप देखिएगा सब रजवा में कहीं ना कहीं आपको जो है शिक्षक पात्रता पूछा है, और हम उसी का जो है आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तो 101% आप कंफर्म रहिए कि यहाँ आप जुड़ते हैं ना, तो आपको 101% सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम आपके लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक का प्रश्न बनाए हैं, बाहर का कोई प्रश्न नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा आप पढ़ते पढ़ते जब बोर फील हो जाते हैं ना, तो यहाँ से जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए आपको हम ऐसा ट्रिक के माध्यम से भी समझा दिए हैं ना कि कभी आप भूलेबे नहीं कीजिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने और जेटेट में 101% सफलता पाने के लिए अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल पर। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में अंतिम शासक कौन वंश का था। ठीक है, अंतिम शासक कौन वंश का था, तो अंतिम में आपका लो हो गया। लो मतलब यहाँ पर लोधी वंश हो गया। अंतिम कौन हो गया, लोधी वंश हो गया। तो लोधी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का स्थापना किसने किया, लोधी वंश का स्थापना किसने किया, तो लोधी वंश का स्थापना जो है यहाँ पर बहलोल लोधी ने किया। किसने किया, बहलोल लोधी ने। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में किसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, बलबन या गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया, सिकंदर शाह लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या कोई नहीं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक समय तक जो शासन किया वो आपका बहलोल लोधी ने किया। और कितने वर्षों तक शासन किया, तो 38 वर्षों तक शासन किया। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था, ईशान खान, परवरिश खान, निजाम खान या कोई नहीं। तो सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो आपका निजाम खान था। क्या था, निजाम खान। भूमि की माप के लिए गज या सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप किसने प्रारंभ किया, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन। किसने किया भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी, किसने किया, तो सिकंदरी है इसलिए सिकंदर लोधी हो जाएगा। सिकंदरी है तो सिकंदर लोधी होगा। आगरा शहर की स्थापना किसने किया, सिकंदर शाह लोधी। आगरा शहर का स्थापना किसने किया, सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन। ठीक है, तो आगरा शहर का स्थापना जो है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया, सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बलबन या इल्तुतमिश कौन था। सिकंदर लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी हुआ। इसी के साथ जो हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और वहां पर इसकी हार होता है। और उसके बाद जो होता है किसका नींव डाला जाता है, मुगल काल का नींव होता है, और यहाँ पर से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो अंतिम यही था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ, जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ। तभी आपको बताया था कि 1526 ईस्वी में इसकी समाप्ति हुई थी। और दिल्ली वंश का अंतिम शासक कौन था उस समय, इब्राहिम लोधी था, जिसके साथ बाबर का युद्ध हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इब्राहिम लोधी की बुरी तरह से हार हुई और बाबर जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को हटा करके अपना मुगल काल का नींव डाला था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद किस नए राजवंश का उदय हुआ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या मुगल वंश। तो अभी देखिए आपको मुगल वंश का प्रारंभ हुआ, क्योंकि मुगल वंश का ही यहाँ पर शासक था बाबर,
और बाबर के साथ ही जो युद्ध हुआ था यहाँ पर आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई और बाबर ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत समाप्ति करके जो है आपका मुगल वंश का नींव डाला था। ठीक है, चलिए किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो गया, देखिए यही प्रश्न आ गया है। ये भी आया हुआ था, तेराइन का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानी का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ ही जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई थी और यहाँ पर गुलाम वंश का नींव डलाया था, बाबर ने डाला था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और बाबर के बीच, जहांगीर और हुमायूं के बीच, कोई नहीं। तो ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर का जीत हुआ और बाबर ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को हटा करके मुगल वंश का नींव डाला था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा किसी तरह का पेपर और प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो हैंड रिटेन नोट्स है या जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो हैंड रिटेन नोट्स है उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तब जी, संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहाँ स्थित है, अजमेर, जयपुर, नागपुर या ईरान। ये प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, ये आपको 1000 बार पूछा गया है, जेएसएससी में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार जो है वो आपका यहाँ पर अजमेर में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, विजयनगर साम्राज्य को देख लीजिएगा, यहाँ से पूछता है और ये आपका यहाँ पर चैप्टर 6 का है। ठीक है, चंपा, विदेह, वैशाली या हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपको यहाँ पर हम्पी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी राम और श्याम के द्वारा, हरिओम एवं बुक्का के द्वारा, हरिऔध के द्वारा, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वहाँ के 2 भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न आपको जेएसएससी में 1 बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। हम्पी कहाँ स्थित है, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया और सब जेसीईआरटी में खाली इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी आप प्रैक्टिस सेट तो एकदम भूल जाइए। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान। ठीक है, तो हम्पी कहाँ स्थित है, तो हम्पी जो है आपको कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उज्जैन। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम को मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा, देख लीजिए ये जो है जेएसएससी में 3 बार अब तक पूछ दिया गया है, बहुत लोग कंफ्यूज। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा, चीन के रेशम के नाम पर, पाकिस्तान के रेशम के नाम पर, नेपाल के रेशम के नाम पर या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम मार्ग का नाम जो है वो चीन के रेशम के नाम पर पड़ा है। पश्चिम का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, सूरत, जयपुर, रांची या नागपुर। पश्चिम का प्रवेश द्वार, तो पश्चिम से जो प्रवेश द्वार होता है उस सूरत को कहा जाता है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो सूरत जो है आपको ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा के लिए, हीरा के लिए, ए और बी दोनों के लिए या कोई नहीं। तो सूरत जो है यहाँ व्यावसायिक दृष्टि से प्रसिद्ध है, जो कपड़ा और हीरा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, यही जेएसएससी के पीजीटी में पूछ दिया गया था। सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, सूरत, भरूच, विजयनगर या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर सूरत हो जाएगा। गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह कौन था, सूरत, भरूच, बड़ोदरा या कोई नहीं। तो गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह जो है आपको सूरत है, कौन है, सूरत। देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम, देवस्थल, भूतघर या कोई नहीं। तो देवघर को क्या जाना जाता है, बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। झारखंड का देवघर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा यहाँ की जाती है। देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, 1001 बार पूछा गया है। राजा टोडरमल, राजा भैरवमल, राजा भौकाल या राजा पूरनमल, किसने करवाया देवघर मंदिर का, याद रख लीजिएगा, राजा पूरनमल ने करवाया। भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है, लौह मार्ग, वायु मार्ग, रेशम मार्ग या कोई नहीं। तो भारत और चीन के साथ व्यापार जो है वो रेशम मार्ग के द्वारा होता है। सबसे पहला किसान विद्रोह क्या था, उसका नाम क्या था, चावल का विद्रोह हुआ था, कपड़ा का विद्रोह हुआ था, नील का विद्रोह हुआ था या कोई नहीं। तो सबसे पहला किसान विद्रोह जो था वो आपका कौन सा था, नील विद्रोह था। कौन था, नील विद्रोह था।
नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? बंगाल से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से या कोई नहीं? तो नील विद्रोह का शुरुआत कहाँ से किया गया? तो नील विद्रोह का शुरुआत आपका बंगाल से किया गया, ठीक है। और यह कहाँ से किया गया ये भी पूछा गया है। तो देखिए बंगाल का यह भाग जो है, यह आंदोलन बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। एकदम याद रखिएगा, ये नोट इसलिए हमने दे दिया क्योंकि यहाँ जेएसएससी में पूछ दिया गया है कि नील आंदोलन जो हुआ था वो किस गांव से शुरू हुआ था, ठीक है, ये भी पूछा गया था। तो ये गोविंदपुर गांव से हुआ था और किस जिले से था? तो नदिया जिले। तो ये दोनों याद रखिएगा, सबसे पहले बंगाल में हुआ, बंगाल का कौन सा जिला? नदिया जिला। और कौन सा गांव? तो गोविंदपुर गांव। इसको याद रखिएगा, नील का आंदोलन का ये पूछा गया प्रश्न है। नील विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1859 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1859 से 60 ईस्वी या कोई नहीं, ठीक है। तो नील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1859-60 ईस्वी में हुई थी नील विद्रोह की शुरुआत। इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध कब और कहाँ आंदोलन का शुरुआत किया? महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध कब और कहाँ आंदोलन का शुरुआत किया? 1917 ईस्वी बिहार के छपरा, 1917 ईस्वी बिहार के चंपारण, 1917 ईस्वी बिहार के गया, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विद्रोह किया गया था महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध, वो 1917 ईस्वी बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था। बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी ने इसका शुरुआत किया था, ठीक है। नील दर्पण नामक नाटक की रचना किसने की? नील दर्पण नामक नाटक की रचना किसने की? तो ये प्रश्न जो है 1001 बार पूछा गया है। नील दर्पण जो कि नील आंदोलन पर पड़ा हुआ है, किसने की? दीनबंधु अली, दीनबंधु मित्र, दीनबंधु काली मित्र, किसने किया था, ठीक है। तो नील दर्पण नामक की जो रचना की थी वो दीनबंधु मित्र ने किया था। याद करिएगा, ये 1001 बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि आपको क्लास 8 का हिस्ट्री सेक्शन में मिल रहा है। तो जैसे आपको बता देते हैं जेटेट के लिए कुछ खास अगर आप कहिएगा कि बहुत ज़्यादा दिनों की तैयारी आपको चाहिए, तो देखिए बहुत ज़्यादा दिनों की तैयारी नहीं चाहिए, कम समय में भी आप यहाँ से तैयारी बहुत अच्छे तरह से घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है आपको समझ में आने की कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। नहीं तो आपको जैसा पढ़ाया जाता है वो तो आपको 4 महीना भी पढ़िएगा, आप पूरा किताबों पढ़िएगा तो कहीं न समझ में नहीं आएगा और वहाँ से तो टेट निकलेगा ही नहीं निकलेगा, ये आप कन्फर्म रहिएगा, ठीक है। तो बाज़ारू किताब तो अभी छोड़ ही दीजिएगा। उसके साथ बहुत से चैनल लोग देखिए यहाँ पर क्या करवाते हैं, तो आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर करवाते हैं कंप्लीट, वो टॉपिक भी नहीं चलता है। बस आपको चलता क्या है, तो देखिए जेसीईआरटी का जितना प्रश्न है ना 10 से 20 को बन रहा है, उहे देखिएगा ना, उहे 10-20 में से आपको 2-4 को भिड़ जाएगा। लेकिन ये तो कन्फर्म रहता है कि अगर जेसीईआरटी आप पढ़ के जा रहे हैं ना, तो वहाँ से प्रश्न आपको एकदम हूबहू लिखा हुआ इस नोट से 20-25 को तो भिड़ना ही भिड़ना है, इसमें कोई शक कभी भी नहीं रहता। अभी तक जितना परीक्षा हुआ है ना हूबहू भिड़ा है। और आकलन में तो यहाँ पर मत कहिए, आपको अभी तो बहुत से चैनल वाले सब कुछ दिए थे, लेकिन हम जो हाथ से बना कर नोट्स दिए थे ना 100% वही प्रश्न आया हुआ था। तो देखिए आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा और आप जो है यह वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। इसीलिए हम आप लोगों को क्या करते हैं, बहुत ही कम फी की राशि रखते हैं कि सभी स्टूडेंट जुड़ करके एक बार पढ़ सके। तो जरूर अभी कभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन, ठीक है। तो वायु में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? 78%, 78%, 21%, 1% या 0। तो वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो है वो 78% है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है? 78%, 21%, 0.02%, 0.93%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21%। अगला, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयुक्त मात्रा मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिला करके, तो 78 हो गया आपका किसका? यहाँ पर नाइट्रोजन का, और 21 हो गया आपका ऑक्सीजन का। जोड़ न दीजिए, 8 1 9 7 9 99%, ठीक है। तो 99 किस में है? देखिए सी में आपको दिया हुआ है 99%, तो 99 यही राइट आंसर हो जाएगा। मछली पानी में श्वास लेती है त्वचा द्वारा, पूंछ द्वारा, गलफड़ा द्वारा या कोई नहीं? तो मछली जो है पानी में श्वास किसके द्वारा लेती है? गलफड़ा से लेती है, गिल से लेती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, CO2 लेते हैं, जलवाष्प लेते हैं, ठीक है। तब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है वो क्या लेते हैं? मानव द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मानव के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यहाँ पर वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कोई नहीं? तो क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन। जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या
कोई नहीं। तो जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन होती है। यदि मोटे और पतले कण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? एकदम देखिए, अभी हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अभी आपके घरों में अगर कभी काम हुआ होगा तो आप देखे होंगे आजकल बालू का बहुत किल्लत भी हो गया है, तो बालू मोटा वाला ही हम ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक लेबर को चलनी पर लगा देते हैं और इधर से वो क्या करता है, बालू को फेंकते रहता है, पतला बालू इधर और मोटा बालू कण इधर। तो इस तरह से मोटा और बालू, मोटा पतला को हम लोग अलग कर लेते हैं, तो चलनी से अलग करते हैं, इसलिए इसको क्या कहिएगा? चालन विधि कहिएगा। ठीक है, क्या कहिएगा? चालन विधि कहिएगा। चावल में मिले धूल के कण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? हस्तचयन विधि, निष्पावन विधि, अवसादन विधि या निस्तारण विधि। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग निस्तारण विधि कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, निस्तार करके हम लोग जैसे होता क्या है कि एक बर्तन ले लिए और उसमें क्या कर लिए, चावल है, अब इसे पानी डालते हैं। ठीक है, पानी डाल डाल के बार बार जो है उसको हम लोग अलग अलग कर करके निकालते हैं, तो उसको जो हम लोग निस्तारण विधि से अलग करते हैं। ठीक है, बर्तन की तली में पदार्थ के भारी कणों का बैठ जाना क्या कहलाता है? हस्तचयन विधि, अवसादन विधि, निष्पावन या निस्तारण। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर अवसाद। अवसाद के रूप में जो जमा हो जाता है उसको अवसादन विधि के रूप में जानते हैं। किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को छलनी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि, अवसादन विधि, निष्पादन या निस्यंदन या छानना। ठीक है, तो जैसे देखिए चाय पत्ती, हम लोग चाय बनाते हैं ना, चाय, तो चाय में से अब क्या करते हैं, तो चाय पत्ती को, चाय अलग और चाय पत्ती का जो दाने होते हैं वो अलग होते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? हम लोग छानना लेते हैं, छानना, और उसके द्वारा छानते हैं, तो उसी को हम लोग छानना विधि कहते हैं या फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, कपास के पौधे किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक उपज होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ देखिए काली, और काली में क है, उससे याद रखिएगा कपास। ठीक है, कपास के लिए प्रसिद्ध होती है। झारखंड के किस जिले में कपास की खेती की जाती है? साहबगंज, पलामू, गढ़वा या जमशेदपुर। झारखंड के किस जिले में कपास की खेती की जाती है? तो झारखंड का जो जिला आपका साहेबगंज है, वहाँ पर सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या कोई नहीं। तो पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जेएसएससी में पूछा गया था, तो ये आपका होता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। प्राकृतिक रेशा कौन है? रुई, जूट, रेशम, ऊन या सभी। देखिए ये सभी, रुई भी प्रकृति प्रदत्त है, जो आपको यहाँ पर कपास होता है या जो कपास होता है उससे भी ऊन, रुई प्राप्त होता है। जूट यहाँ पर जो है आपको लगरजून के पौधा से प्राप्त होता है, ये भी पौधा जो है प्राकृतिक चीज़ है। रेशम जो कोकून कीट होता है उससे प्राप्त होता है, ये भी प्राकृतिक चीज़ है। और ऊन जो जंतुओं के बाल से प्राप्त होते हैं, ये भी जंतु प्राकृतिक चीज़ है। तो ये सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है प्राकृतिक रेशा हैं। मिश्रित रेशा का उदाहरण है पटसन, जूट, लाइक्रा, लिनेन या कोई नहीं। पटसन देखिए ये प्राकृतिक है, जूट देखिए प्राकृतिक है, लाइक्रा और लिनेन जो है ये दोनों चला जाएगा कृत्रिम में। ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं। ऊन एवं रेशम किससे प्राप्त किए जाते हैं? ठीक है, ऊन एवं रेशम किससे प्राप्त किए जाते हैं? पादप से, जंतु से, मिश्रित से या कोई नहीं। देखिए ऊन जो होता है वो किसी न किसी जंतु के बाल से प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, याक, ये सब के बाल से। तो ये जंतु से प्राप्त हो, इसलिए कैसा रेशम जाएगा? जंतु रेशम है, तो ऊन जो है यहाँ पर जंतु रेशम के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, रुई एवं जूट प्राप्त किए जाते हैं। पादप, जंतु, मिश्रित या कोई नहीं। रुई और जूट ये किससे होते हैं? तो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, इसलिए पेड़ पौधे मतलब पादप, तो इसलिए पादप रेशा में चला जाएगा रुई एवं जूट आया। देखिए बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, तो इसी की कड़ी में हम आपको बता देते हैं। अगर आपके मन में सब शंका चल रहा है तो शंका को आप एकदम निश्चित रूप से हटा दीजिए। सिर्फ क्या कीजिए, तो झारखंड में जो सरकारी टेक्स्ट बुक होता है ना, ओकरा उठा के घरे ले लाइए और उसको जो है नोट्स बना लीजिए। वहाँ से जो आपको भिड़ेगा ना, वो दुनिया के कितनों किताब, आप अगर शॉर्टकट विकल्प तलाश रहे हैं कि हम घर में जाएं और बाजारों किताब प्रैक्टिस सेट ला कर बना लें, तो आपको बोलते हैं उसमें से 2 प्रश्न भिड़ जाएगा ना, उस दिन हमको कहिएगा कि हाँ भिड़ा था। लेकिन अब जैसे आरटी वाला यहाँ बना लीजिएगा ना, तो आपको 2 नहीं, हम कहते हैं कि उसमें जो 150 प्रश्न आएगा ना, उसमें 60 से 70 प्रश्न यहाँ से तो एकदम हूबहू वहाँ से लिखा हुआ भिड़ेगा। तो जैसे आरटी को तो कभी भी छोड़िएगा ही नहीं, इसके पहले भी यही हुआ है। तो आप सभी अगर नहीं बना पाते हैं तो देखिए हमारे पास विकल्प, बना लेते हैं तो आप हमसे नहीं जुड़िएगा, और नहीं बना पा रहे तो महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे आरटी का देखना है तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमको चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स आपको हम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही यहाँ पर मार्केबल और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और परीक्षा में तो 100% पास होने की गारंटी भी है। तो आप जल्दी जुड़ जाइए। टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होगा? पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 10 होगा। क्या आपको 1 रुपये वाला फॉर्मूला याद हो गया है ना? 1 रुपया वाला
तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो जहाँ जैसे देखिए सूत्र का जरूरी पड़ेगा तो आपको यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो 10 हो गया और टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान रखेंगे तो 10 इंटू 1 और बराबर में 10 होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 10 है। 10 किस में है, डी में है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। तो कितना छोटा था, सब सूत्र पर आधारित था ना, तो सब सूत्र पर आधारित होता है, सबको देख लेना है। अगला है 7 कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, 7 होगा, 8 होगा, 14 होगा या 21 होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूलेट देखिए, आपको हम इसका पहले फॉर्मूला दिए हैं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 कोस थीटा इंटू सेक थीटा है तो 7 हो गया और कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो 7 इंटू 7 यानी 7। 7 किस में है आपका, तो 7 ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे बने हुए हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है 5 कोस थीटा इंटू सेक थीटा, 6 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 12 टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होगा, 12, 23, 18 या कोई नहीं, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 है ना, तो ये 5 ले लिए। आपको भी याद होगा 1 रुपये का फॉर्मूला, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा जगह पर 1 कर दिए। अब देखिएगा 6 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो आपको फॉर्मूला याद है 1 रुपये वाला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 6 इंटू 1 हो गया। अब 12 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, फॉर्मूला याद रखिए 1 रुपये वाला, टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो 12 इंटू 1, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 होगा और 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 होगा, ठीक है। 5, 6, 11 और 12 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 23 किस में है, बी में है, यही इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला देखिएगा 13 साइन ए बराबर 5, तो कोस ए का मान क्या होगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 13 साइन ए बराबर 5 है, 13 साइन ए बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा हमको बता दीजिए। तो साइन ए जब निकालेंगे तो इसके साथ जो गुना में रहेगा वो दाहिने तरफ जा करके क्या बनेगा, भाग में लगेगा, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा मेरा आप कितना, तब 5/13, ठीक है। 5/13 निकल गया। आइए ठीक है, यहाँ पर देखिए बना भी दिए हैं आपको, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। 5/13 तो साइन 13 साइन ए, तो साइन ए बराबर 5/13। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी P/H होता है। और P/H बराबर कितना होगा, साइन ए का फॉर्मूला लिख दिए 5/13। तो देखिए सामने सामने वाला डिजिट होता है, तो P का मान 5 होगा और H का मान 13 होगा। B आप निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, B आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद आपसे कोई भी चीज़ पूछेगा आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर सूत्र नहीं याद रहता है तो इस पाइथागोरस प्रमेय को याद रखिएगा, ठीक है। बी बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, तो बी जब भी निकालना हो तो उसको बड़ा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब होता है 13 गुने 13 और 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुने 5। 13 को 13 से जब गुना करेंगे तो आएगा मेरा 169 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 घटाते हैं तो आता है 144। 144 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा आप, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 का 44 होता है, 12 गुने 12 लिख दिए हैं और इसका राइट आंसर 12 आ गया। यानी हमारे पास निकल गया क्या चीज़, तो बी निकल गया 12। अब हमसे जो भी चीज़ पूछेगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों निकला हुआ है, अगर पी मेरा निकला हुआ है, एच मेरा निकला हुआ है, बी मेरा निकला हुआ है, तो कोई भी चीज़ निकालने के लिए बोलेगा तो हम वहाँ पर बता सकते हैं। तीनों चीज़ हमारे पास रहना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा है, किसका मान पूछा है, कोस थीटा का मान क्या होगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, अभी फॉर्मूला दिए हैं आपको, B/H होता है। बी आपका अभी आपने निकाला है, बी कितना आया है, 12 आया है और एच कितना है आपका 13 है, यानी 12/13 होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जेटेट पास करने का जो मूल मंत्र है ना, चाहे आपको हिंदी, चाहे आपको अंग्रेजी, चाहे आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन, चाहे CDP, कोनो चीज़ पास करना है ना तो बहुत कम पढ़ना है और ज़्यादा मत पढ़िएगा, ठीक है। कम पढ़िएगा और ज़्यादा यहाँ पर अंक उठाना है तो उसका मूल मंत्र है JCERT का टेक्स्ट बुक और यहाँ पर विभिन्न राज्यों में आए हुए प्रश्न पत्रों का हल प्रश्न पत्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यही इसका मूल मंत्र होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जहाँ तहाँ फंस जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उसी में आपका टेट गड़बड़ा जाता है। लेकिन टेट नहीं पास कीजिएगा तो कहीं टीचरों अभी नहीं बन पाइएगा। तो आपको मूल मंत्र जरूर मान लीजिएगा। तो यहाँ से JCERT पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा और हम तो आपको देखिए विभिन्न राज्यों में जो अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हैं उसका भी प्रश्न पत्र आपको देखिए बना दिए हैं। आप सभी उसको भी यदि देख लीजिएगा ना तो आपको कन्फर्म बताते हैं कि वहाँ से जो है
60% तो आना एकदम तय है आपको, ठीक है। तो आप सभी देखिए, अभी आपको जो मोबाइल नंबर दिया गया है उससे जो है आप जुड़ जाइए और जुड़ करके तैयारी कीजिएगा ना, तो घर बैठे इतना बढ़िया तैयारी होता है ना कि मत पूछिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आप सभी अभी कभी जुड़ करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। एंड पीस किसकी रचना है? ये प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, ठीक है। वार एंड पीस जो है ये पुस्तक किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? याद कर लीजिएगा, छप रहा है आपके एग्जाम में। कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, टॉम्स्की या एंजेल्स, किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। किसके द्वारा लिखा गया है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? रूस का एक समाज सुधारक, रूस का रहस्यमयवादी पादरी, एक दार्शनिक, एक रूसी वैज्ञानिक, ठीक है। तो रासपुटिन जो था वो रूस का एक रहस्यवादी पादरी था। क्या था? एक पादरी था, रूस का रहस्यमय पादरी। रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? सितंबर 1917, अक्टूबर 1917, नवंबर 1917, दिसंबर 1917। कब रूस को गणतंत्र घोषित किया गया? तो रूस को जो है गणतंत्र घोषित आपको सितंबर 1917 में किया गया था। सितंबर 1917 में किया गया था। लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? लेनिन के बाद, अगर लेनिन हटा, लेनिन की मृत्यु हुई, तो उसके बाद शासन का बागडोर जो है रूस का किसने संभाला था? स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, केरेंस्की ने या कोई नहीं, ठीक है। तो लेनिन के बाद शासन का बागडोर जो है वो आपका स्टालिन के हाथ में चला गया था। स्टालिन संभाला था और इसने यहाँ पर रूस का बहुत ही काया पलट किया, जिसके कारण इससे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। रूस जापान युद्ध कब हुआ? 1901 से 2 ईस्वी तक, 1902 से 3, 1903 से 4, 1904 से 5 ईस्वी, ठीक है। रूस जापान युद्ध कब हुआ? ये प्रश्न भी आया हुआ था। रूस जापान युद्ध जो है आपका 1904-5 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न 1001 बार छपे हुए हैं। केरेंस्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, मार्क्स ने, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको है। देखिए हम यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स आपको इतने बीच बीच से निकाले हुए, सब किताब से निकाले हुए, बाहर का एक भी प्रश्न इसमें नहीं डाला गया है। इसलिए जेसीईआरटी का नोट्स लेकर के पढ़ना कभी नहीं भूलिएगा। आपको इसी तरह से सभी चैप्टर और सभी पार्ट को 10 तक का कंप्लीट हम करवा दिए हैं और यहाँ से 60 से 70% तक का प्रश्न आपको भिड़ना ही भिड़ना है। चाहे आप झारखंड में कोई भी एग्जाम दीजिए, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स यहाँ से लेकर के पढ़ना कभी नहीं भूलिए। सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको बना बनाया यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो बोल्शेविक किससे जुड़ा हुआ था? लेनिन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? लेनिन से, ठीक है। एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके, यह नारा किसने दिया था? ये जो है एक क्रांति का बहुत बड़ा पहचान का नारा है कि अगर आपको किसी को जीतना है तो 1 कदम पीछे हट जाओ, लेकिन फिर मौका पड़े तो 2 कदम आगे बढ़ जाओ। यह नारा किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या जार निकोलस द्वितीय ने, ठीक है। तो यह नारा लेनिन ने ही दिया था। यह नारा युद्ध के समय किसने दिया था? लेनिन ने ही दिया था, ठीक है। राज्य और क्रांति किसने लिखा? पुस्तक का नाम है राज्य और क्रांति। पुस्तक किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू, लेनिन, स्टालिन या कोई नहीं। तो राज्य और क्रांति का जो नारा है वो लिखा गया है लेनिन के द्वारा ही। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। देखिए खूनी रविवार पर यहाँ से प्रश्न कभी कभी बनता है। देखिए खूनी रविवार जो है कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई गई थी, ठीक है। लोग डिमांड कर रहे थे शांति जिंदगी के लिए, तो उसी तरह से वहाँ रूस की जो जार सेना थी वो शांतिपूर्ण मजदूर जो थे वो जुलूस निकाले हुए थे। उस पर जो है रूस का जार शासक जो है सेना को क्या किया, तो गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। और चूंकि वह दिन जो था जिस दिन यह कांड हुआ था वो रविवार था और तिथि जो थी वो 22 जनवरी 1905 का था। तो उस दिन को तिथि को इसीलिए खूनी रविवार के नाम जाना जाता है। बहुत ही कमजोर भी विद्यार्थी है ना, आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर होता है। आपको बता देते हैं अब की बार 500 पार, ठीक है। मतलब अब की बार 500 रुपये में जेटेड पार, बस 500 रुपये आप रख लीजिएगा, खर्चा कर लीजिएगा और अब देखिएगा आपको यहाँ से भिड़ेगा कि नहीं भिड़ेगा। बहुत कम राशि, यानी 500 रुपये में आप नोट्स भी 499 में लेकर के पढ़ लेते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पर परीक्षा में जाने से पहले अगर 2-3 दिन भी वीडियो पहले मिल गया तो आप जरूर यहाँ से नोट्स तो जरूर परचेज कर लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ पा रहे तब। लेकिन अभी अगर आपको मिल रहा है ना तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिए। अभी आपको सारा चीज़ हमारा टीम बैठा हुआ रहता है, आपको पहले PDF भेज देते हैं,
उसके बाद उसका क्लास भी आपको देंगे। और उसके बाद दिक्कत है तो आप घर बैठे कॉपी किताब लेकर बैठिए, आपको सारा चीज़ जो नोट्स PDF है उससे संबंधित डाउट है तो उसको बताया भी जाता है। मैंने बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको हम लोग करवाते हैं, तो आप सभी अभी कभी यहाँ से जुड़ जाइएगा जेटेट में 100% पास करने के लिए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यह प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, JSSC में 10 बार पूछा गया, लगभग हर बार यह प्रश्न आ रहा है आपका। और यही प्रश्न जैक में भी पूछा गया था। यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख के जाएंगे, सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम या गुवाहाटी, ठीक है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है मासिन राम में होती है, याद रखिएगा, मासिनराम मेघालय में है, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। लू शब्द का अर्थ क्या है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा या कोई नहीं। तो लू क्या होता है? मई महीने में चलने वाली गर्म हवा। उत्तरी भारत में पूरे मई महीने में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? मार्च से प्रारंभ होकर मई तक भारत में कौन सी ऋतु मानी जाती है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु या शरद ऋतु, ठीक है। तो वर्षा ऋतु तो ये शुरुआत कब से होती है? यहाँ पर आपका वर्षा ऋतु का शुरुआत जो है जून से माना जाता है, ठीक है। जून से लेकर के अगर कहेंगे हम तो अक्टूबर तक मानिए, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का शुरुआत कब से होता है? तो ये मार्च से माना जाता है। बसंत ऋतु का शुरुआत कब माना जाता है? तो ये आपका यहाँ पर जो है आपका फरवरी को माना जाता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगा, मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होता है। भारत में शीत ऋतु का समय कब से कब तक शुरू होता है? शीत ऋतु कब से प्रारंभ हो जाता है? मार्च से, नवंबर से, जुलाई से, सितंबर से। तो यहाँ पर देखिए, शीत ऋतु जो ठंडे की ऋतु होती है वो आपका नवंबर से शुरुआत होता है और फरवरी तक उसका माना जाता है। किन क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में अधिक पाया जाता है? कि वैसा कौन सा क्षेत्र है जहां रात और दिन के तापमान में अंतर पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, थार के मरुस्थल में, केरल में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो देखिए, वैसा स्थल जो होता है वो स्थल कौन सा होता है? तो वो बालू वाले स्थल होते हैं, मरुस्थल वाले स्थल होते हैं, जहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप देखिएगा तो वहाँ पर दिन में तापमान आपको 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है, लेकिन रात का तापमान मध्य रात्रि में 15 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। तो दिन और रात के तापमान में अंतर कहाँ पाया जाता है? वो मरुस्थल, चाहे कोई भी मरुस्थल हो, वहाँ सभी मरुस्थल में पाया जाता है। तो यहाँ पर मरुस्थल किस में दिया है? देखिए, थार का मरुस्थल, तो मरुस्थल वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, किस जगह का दिन और रात का तापमान एक जैसा रहता है? दो जगह ऐसे हैं जहां पर दिन और रात का तापमान एक जैसा रहता है। प्रश्न आया हुआ है, दिमाग में रख लीजिएगा। केरल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी केरल में दिन और रात के तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिन और रात के तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी राइट आंसर इसका सी होगा, दोनों, ठीक है। यानी किस जगह दिन और रात का तापमान में अंतर नहीं पड़ता है? बाकी जगहों पर आप देखिएगा, दिन का तापमान अगर 47 डिग्री है तो रात का तापमान जो है 20-25 भी आ जाता है। मैंने अंतर होता है, लेकिन केरल और अंडमान निकोबार में अंतर नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई की ओर जाता है तब वहाँ का तापमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, सभी, ठीक है। देखिए, आप जो है एक इलाका जहाँ पर ऊंचाई पर इलाका बसा हुआ वहाँ जाइए, और कोई उससे 200 मीटर नीचे इलाका बसा हुआ वहाँ जाइए, ठीक है। जो इलाका ऊंचाई पर बसा हुआ है वहाँ का तापमान कम होगा, और जो इलाका नीचे बसा हुआ है वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऊंचाई जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है, याद रखिए। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाइएगा आपको तापमान घटता चला जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाली आभासी बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो घूम रही है उसके घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला जो आभासी बल होता है उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रन बल, आभासी बल, कोरियालिस बल या कोई नहीं, ठीक है। तो उस बल को हम लोग कोरियालिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियालिस बल कहते हैं। पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है, इस नियम को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है। कोरियालिस बल, न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, फेरेल का नियम, ठीक है। तो इस नियम को फेरेल का नियम कहा जाता है, ठीक है, जो कि कोरियालिस बल के कारण उत्पन्न ऐसा होता है। ठंडी जलधारा के स्थान पर अस्थायी से एक स्थान पर बहने वाली गर्म जलधारा को क्या कहते हैं? ठीक है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी रूप से एक स्थान पर बहने वाली गर्म जलधारा को क्या कहते हैं? एल नीनो, फेरेल, चक्रवात या कोई नहीं। तो उस जलधारा को हम लोग कहते हैं एल नीनो। क्या कहते हैं? एल नीनो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मानसून का समय माना जाता है, मानसून कब से प्रारंभ होता है? जून से जुलाई तक, जून के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक, मई से अगस्त तक या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, मानसून का जो मुख्य समय माना जाता है वो जून से प्रारंभ हो जाता है और वो लगभग मध्य सितंबर तक इसको माना जाता है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या है? AG, HG, AU या कोई नहीं, ठीक है। तो मरकरी या पारा का प्रतीक चिन्ह HG है, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको आ गया था।
इसमें एक परमाणु अणु है, इसमें भी आपको जेएसएससी में पूछा गया एक परमाणु अणु है H2ArCO कोई नहीं। कैसे पहचानेंगे देखिए, H2 इसमें हाइड्रोजन कै गो परमाणु है, 2 गो, तो ये द्विपरमाणुक में जाएगा जी। आर्गन सिंगल है, एक परमाणुक में जाएगा। CaO Ca एगो और ऑक्सीजन एगो मिलकर 2 गो द्विपरमाणुक में जाएगा, तो Ar इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पहचान सकते हैं आप, हमको लगता है कि अब आप लोग पहचान पाइएगा एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन द्विपरमाणुक अणु है, H2O, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, 2 और 1 कितना हो गया, ये त्रिपरमाणुक में जाएगा जी। CO कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, ठीक है, 1 1 2, ये द्विपरमाणुक में गया। CO2 तो कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, 3, तो द्विपरमाणुक में कौन गया, CO केवल गया, कौन गया, CO। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें त्रिपरमाणुक अणु है, इसमें त्रिपरमाणुक अणु कौन है, H2O CaO SO3 या कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसको कैसे काउंट करते हैं। H2O में हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया, त्रिपरमाणुक अणु हो गया। CaO में Ca का 1, O का 1, दो द्विपरमाणुक हो गया। SO3 में S का 1, O का 3, 4 परमाणुक अणु हो गया। तो CaO जो है यहाँ पर क्या था, त्रिपरमाणुक, त्रिपरमाणुक में H2O जाएगा, कौन जाएगा, H2O, इसका राइट आंसर H2O हो जाएगा। इसमें चतुर्परमाणुक अणु कौन है, चतुर्परमाणुक अणु कौन है, H2NH3 CaO या कोई नहीं। ठीक है, तो H2 मतलब ये द्विपरमाणुक अणु है, NH3 नाइट्रोजन 1 और H3 यानी चतुर्परमाणुक अणु है, CaO द्विपरमाणुक अणु है, कोई नहीं। ठीक है, तो NH3 इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, जल के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, H2O के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, इसके पहले भी आपको पढ़ा भी दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होता है 1:8, 4:16 गलत है, 2:8 गलत है, कोई नहीं। ठीक है, आप निकालना सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो देख लीजिए। H2O है ना, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 और 2 को परमाणु, तो 1 × 2, और ऑक्सीजन तो अनुपात है, अनुपात ले लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है यहाँ पर 8, और इसका जब परमाणु द्रव्यमान लीजिए तो इसका जस्ट दुगना यानी 16 होता है। याद रखिएगा, परमाणु संख्या आपको याद है तो परमाणु द्रव्यमान जस्ट दुगना होता है। ठीक है, तो 1 × 2 और यहाँ पर क्या होगा 16, तो हो गया 2:16, तो 2 से कटेगा ना, 2 × 2, 2 × 8 16, तो 1:8 होगा। इसी तरह से और किसी का भी दे सकता है तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला NH3 अमोनिया के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात है NH3। ठीक है, तो नाइट्रोजन और अनुपात कितना है, NH3 है। नाइट्रोजन का देखिए यहाँ पर कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। देखिए 1 से 20 तक का तो परमाणु संख्या आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अगर साइंस में अच्छा करना रहता है तो परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, ये 2 को तो आपको आना ही चाहिए। तो नाइट्रोजन का 7 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 3 को इसमें परमाणु लगा तो 1 × 3 कर लेंगे, तो 14:3 हो गया। 14:3 किस में है, बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह है, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह है HNW या U। H किसका होता है जी, हाइड्रोजन का, N किसका होता है, नाइट्रोजन का, U किसका होता है, यूरेनियम का, एक बच गया W, तो इस राइट आंसर किस में चला जाएगा, W में चला जाएगा। ठीक है, आया हुआ प्रश्न ये। ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह है, देखिए 2 गो चीज Hg ना और ब्रोमीन, ये 2 गो अपवाद है, इसलिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह है Br, F ही या कोई नहीं। ठीक है, तो ब्रोमीन का Br होता है। तो हम आपको अंतिम बार एक बार जरूर बता देते हैं कि यदि आपको घर बैठे ही जेटेट पास करने का सपना आप देख रहे हैं ना, तो आपका यह सपना साकार होने वाला है। और आपके पास पैसे की भी दिक्कत है ना, तो सिर्फ आप यहाँ पर 500 रुपये में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 5 के लिए 500 और 6 से 8 के लिए भी 500 अभी ऑफर चल रहे हैं। ठीक है, इस ऑफर में आप जरूर जुड़ जाइए, नहीं तो फिर आपके लिए 1,000 रुपये यह राशि बढ़ जाएगी। तो आपको बहुत ही समय मिला है, अभी ऑफर है भी, तो आप सभी देख करके जुड़ जाइएगा। यानी 500 रुपये आपको सिर्फ खर्च करना है और जेटेट का पास का सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिलना तय है। केवल आपको जितना हम देंगे ना उतना आप पढ़ लीजिएगा हमारे साथ जुड़ करके, अब बहुत ही कम पढ़ाई में आपको जेटेट पास कर जाइएगा। एकदम बढ़िया बढ़िया प्रश्न मिलेगा, आया हुआ प्रश्न मिलेगा और विभिन्न राज्यों का पूछा हुआ भी प्रश्न हम यहाँ पर आपके लिए नोट्स अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। और अगर अभी नहीं आपको वीडियो मिला, लास्ट में मिला ना, तो यहाँ से तब भी 500 रुपये में नोट्स परचेज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, जिससे कि आपका 100% स्कोर हो सके। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। उत्कृष्ट गैस को रखा गया है, या उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस को रखा गया है समूह 1 में, समूह 15 में, समूह 18 में, समूह 20 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समूह 18 में रखा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस इनमें से कौन है, यही 2 मई को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, यह सभी। ठीक है, तो अभी आपको नाम याद करवा दिए हैं, आप सभी देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, उसमें कौन था? हीलियम था, नियॉन था, आर्गन था, क्रिप्टॉन था, जेनॉन और रेडॉन, यही 6 को नाम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस इनमें से कौन नहीं है? नियॉन, जेनॉन, नाइट्रोजन या रेडॉन। तो नियॉन उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस है, जेनॉन भी है, रेडॉन भी है। नाइट्रोजन जो है उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस नहीं है। ये भी प्रश्न आपका 3 मई को पूछ दिया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, उत्कृष्ट गैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्कृष्ट गैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है आपका। ठीक है, उत्कृष्ट गैस के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करता है, एकदम सही है। उत्कृष्ट गैस के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करता है, यानी उस गैस के अंतिम में देखिएगा तो या तो 2 रहेगा, या 8 रहेगा, या 18 रहेगा, यही होता है ना। तो ये पूर्ण करता है, ये सही है। यह सबसे कम क्रियाशील होता है, तभी आपको बताया ही कि यह सबसे कम क्रियाशील होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसके अंतिम कोष में जो होता है, यहाँ पर यह न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसको कहीं दौड़ना ही नहीं पड़ता, इसलिए आराम से ये अपने जगह पर पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अगला है, यह न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, नहीं ग्रहण करता। अब इसको बताएं, इसलिए क्रियाशील नहीं है। ये अगला है डी, सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक हम